कैपेसिटर। ये एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, या फिर हम क्या बोलेंगे, ये एक डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, या फिर किसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते जाओगे, इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते जाओगे तो चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है इसका। एक टाइम के बाद में आप इसको और ज्यादा चार्ज दोगे ना, तो लीक ऑफ हो जाएगा इसमें, एयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर एयर का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, थोड़ा बेसिक आइडिया दिया। हाँ लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब क्या है कि जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो अगर आप इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहे हो तो इसके ऊपर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी इंक्रीज हो ही रही है इसकी, ठीक है। या फिर आप चार्ज दे रहे हो तो इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, या फिर क्या बोलोगे आप, चार्ज स्टोर करता है। अब इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल हो गया, तुम्हें पता है V इक्वल टू, अगर एक स्फेरिकल सरफेस है, Q/R, हाँ या ना, ये तो समझ में आई गया, V इक्वल टू Q/R, ये पोटेंशियल हो गया। इट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू Q, हाँ या ना। तो जैसे जैसे V इसके ऊपर Q इंक्रीज करोगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो जब इसके ऊपर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, तो एक चीज याद रखना, Q/V एक कांस्टेंट चीज आ जाएगी भाई, V इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो Q/V क्या चीज आ जाएगी, कांस्टेंट चीज आ जाएगी। इस कांस्टेंट चीज को, हाँ करा दिया था, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। इस कांस्टेंट चीज को हम बोलते हैं C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C किसके बराबर आ गया, Q/V के बराबर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो, तो C का अगर मैं डायमेंशन देखूं, तो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट करंट होता है, I इक्वल टू Q/T होता है, आया ना। तो Q एम्पियर, T टाइम, ये दोनों बेस यूनिट है, तो Q चार्ज को क्या लिख सकते हो तुम, A × T लिख सकते हो डायमेंशन में, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या बात समझ में आ गई सबको। अब देखो, और नीचे क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या चीज है, जूल पर यूनिट कूलम। कूलम फिर से A × T, जूल का डायमेंशन क्या होता है, M1L2T-2 डिवाइडेड बाय A × T। क्या बात समझ में आई है, नहीं, क्या बात समझ में आई। अब देखो, इसका डायमेंशन देख लो क्या हो जाएगा, Q को क्या लिखोगे, A × T, और V का डायमेंशन क्या लिखोगे, पोटेंशियल का M1L2T-2, और ऊपर आ जाएगा A × T। तो क्या डायमेंशन आ जाएगा इसका, डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, M-1L-2 A2 और T⁴ बिल्कुल। तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, M-1L-2 A2 और T⁴। ये कैपेसिटर का डायमेंशन हो गया, एकदम सिंपल चीज है, हाँ है ना, ये तो सिंपल ही है एकदम। क्या है, बात समझ में आ गई। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फेराड है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड।
फेरेड होती है, फेरेडे के नाम से आया। हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मान लो एक स्फीयर है, इसका कैपेसिटेंस निकालता हूँ, इसकी रेडियस आर है, तो इसको आप कोई भी क्यू चार्ज दे दो, क्यू चार्ज दे दो, तो पहला काम क्या है, पोटेंशियल निकाल लो। तो क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, इसके ऊपर चार्ज देख लो क्या है, और फिर पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन Q 4πε0 इंटू आर। Q से Q गायब हो गया, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, 4πε0 इंटू आर। इसका कैपेसिटेंस समझ में आ गया, कैपेसिटेंस समझ में आ गया। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, सॉल्व करके देखो, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, h0 की वैल्यू क्या है, 4/22/7, 8.85, 10⁻⁻12। रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, तो इतना मीटर हो गया। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है नहीं? केशव, मैंने इतनी बात बताई है कि कैपेसिटेंस को Q बाई V लिखते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, उस पर Q चार्ज दिया, R उसकी रेडियस, तो उसका पोटेंशियल निकाल लिया, तो कैपेसिटेंस क्या है, Q बाई V, इसके ऊपर Q चार्ज और उस टाइम पे इसका पोटेंशियल, बस इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसको सॉल्व करो, क्या आता है, इसको सॉल्व करने से आना चाहिए 711 10⁻⁻6 फेरेड। बात समझ में आई है नहीं, 0.7 नहीं है, हाँ ठीक है, 711 माइक्रो फेरेड आएगा। अब तुम एक चीज सोचो कि फेरेड कितनी बड़ी यूनिट है, अगर मैं अर्थ को एक कंडक्टिंग बॉल मान लूं, तो भी देखो इसका कैपेसिटेंस कितना है, सिर्फ 711 माइक्रो फेरेड है। एक बार चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 माइक्रो ही आना चाहिए लगभग। क्या बात समझ में आई नहीं, क्या बात समझ में आ गई? तो फेरेड इज ए वेरी बिग यूनिट, ये बात ध्यान में रखना। फेरेड यूनिट क्या है, बहुत लार्ज है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अर्थ का कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो 711 माइक्रो फेरेड होती है, तो सॉल्व करके देख लो। अब सुनो, अब हमें यही सॉल्व करना है लगभग, ठीक है, कैपेसिटेंस से निकालना है। अब एक चीज देखो, हम एक काम करेंगे कैपेसिटर बनाने का तरीका, एक कंडक्टर लेंगे तो ऐसे तो कैपेसिटेंस, अब देखो मैं इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मैंने कंडक्टर लिया, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, इस पे मैंने प्लस Q चार्ज ले लिया, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, लॉजिक समझना तुम, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इसके पास में एक और कंडक्टर रख दिया, ये भी एक इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा, पर अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। तो मेरे को ये बताओ, इस चार्ज को देख के यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक बात समझ में आई सबको? मेरे को ये बात बताओ, इस चार्ज, ये
चार्ज होने के कारण इसका पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? इसके होने के कारण इसका पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कम होगा बिल्कुल। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है, पॉजिटिव ज्यादा दूर है, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ना। तो इसका मतलब वापिस उसी पोटेंशियल तक लाने के लिए मैं इसको और चार्ज दे सकता हूँ। तो कुल मिला के इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ ना। हाँ या ना? क्या है, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? लेकिन अभी पॉजिटिव चार्ज अभी पोटेंशियल बढ़ा भी रहा है, तो मैं सोचा यार इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दे। हाँ या ना? यार ऑब्वियस सी बात है, इसको क्यू चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्यू चार्ज बढ़ाते जाओगे। तुमने पास में कंडक्टर रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके पास में तो नेगेटिव हो जाएगा, दूर पॉजिटिव हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, न्यूट्रल है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास में इसके, तो इसका पोटेंशियल घट गया। पॉजिटिव ने बढ़ाया, नेगेटिव ने घटाया, लेकिन ओवरऑल घटाई होगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है स्फीयर की। अब बात समझ में आ गई? तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, घट गया, तो आप इसको और चार्ज दे सकते हो ना यार, मैं ये कह रहा हूँ। अब मेरी बात समझ में आ गई तो मैं बात कर रहा हूँ। जब तुम इसको और चार्ज दे सकते हो, तो अब क्या करो, तुम इसको क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव रहेगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। हाँ या ना? अब इससे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब तो इसका पोटेंशियल सिर्फ घटा ही घटा है। हाँ या ना? अब तो पोटेंशियल इसके कारण सिर्फ घटा ही घटा है ना। तो इसका मतलब मैं इस पे और ज्यादा चार्ज दे सकता हूँ। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी ना मैंने, जुगाड़ लगा के। तो जब भी हम एक कैपेसिटर बनाएंगे ना, हम एक पेयर बनाएंगे, कंडक्टर्स का एक पेयर मिलेगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। अब तुम्हें समझ में आ गया कैपेसिटी बढ़ाने की टेक्निक समझ में आ गई, कि एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर रख दो। हाँ या ना? फिर चार्ज दो, एक को अर्थ कर दो, बस काम बन जाएगा आपका। कैपेसिटर कैपेसिटर तैयार आपका। अब देखो, धीरे धीरे बताऊंगा कैपेसिटी बढ़ाने का। एक टेक्निक तो पता चल गई ना। एक टेक्निक तो समझ में आई गई, इसमें थोड़ी कोई डाउट है। अब देखो, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटर। इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं कैपेसिटर का। अब देखो करते क्या है, मैं कैपेसिटेंस निकालता हूं, एक पेयर का ही निकलेगा मेरा। R1 रेडियस, R2 रेडियस, R1 रेडियस, R2 रेडियस। दो कंडक्टिंग शेल है। क्या है? दो कंडक्टिंग शेल है। मेरे को ये बात बताओ, अंदर वाले को अगर मैं क्यू चार्ज दे दूं, ध्यान से समझना, क्यू चार्ज दे दूं, Q1 बोल दिया, और बाहर वाले को मैं कोई चार्ज नहीं दूं, है ना? हमेशा आपको जो पोटेंशियल लेना है ना, यहाँ पे जो आपने पोटेंशियल लिया है, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझे? किस किस के बीच में? सिंगल रखा तो एक इंफिनिटी और इस पॉइंट के बीच में। इस केस में लिया तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ लोगे तो इन दोनों के बीच का, दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्या बात समझ में आई? तो C इज इक्वल टू Q बाई V।
तो V is the potential difference between two conductors which constitute a capacitor. हाँ या ना? कैपेसिटर हमेशा एक पेयर ऑफ कंडक्टर से बनेगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं? So V is potential difference between two conductors. क्या बात समझ में आ गई सबको? अच्छी तरह से समझ में आ गई सबको ये बात? तो अब देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद है। बाहर वाले को अगर मैं Q2 चार्ज दे दूं, कंडक्टर को बाहर वाले को Q2 चार्ज दे दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या? इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या बाहर वाले को अगर मैं Q2 चार्ज दे दूं? ये बताओ। नहीं होगी ना, क्योंकि बाहर वाले शेल के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो बाहर वाले को चार्ज देते रहो। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ Q1 पे ही करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं बोल रहा, Q1 पे तो डिपेंड करेगा ना यार। ये चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। अंदर वाले का पोटेंशियल निकालो। अंदर वाले का पोटेंशियल क्या आएगा? K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल वही होगा जो इसकी सरफेस पे होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? इसका पोटेंशियल बताओ, V2 पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 अपॉन R1 K Q1 अपॉन R2। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल K Q2 अपॉन R2, यही आएगा। हाँ या ना? अब जरा देखो, V1 माइनस V2 क्या आता है? V1 माइनस V2 क्या आता है? V1 माइनस V2 क्या आता है? मेरे हिसाब से ये चीज और ये चीज गायब हो जाएगी। K Q1 कॉमन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/R1 माइनस 1 अपॉन R2। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? अब तुम देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले के चार्ज बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो बाहर रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्योंकि जब मैं इसका कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं तो इसका मतलब ये और ये एक पेयर है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। हाँ या ना? बात समझ में आई है? नहीं? जिन दो पेयर्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की आप एनर्जी लेना चाहते हो वो एक कैपेसिटर बना रहे हैं। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? तो देखो, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगा? अब बताओ कौन सा चार्ज लोगे? Q1 लोगे, Q2 लोगे, Q1 प्लस Q2 लोगे, कौन सा लोगे चार्ज? कौन सा लोगे? Q1 ही लोगे, जिसके कारण इनके इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों पेयर्स के बीच में जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वही लोगे। हाँ या ना? इस पे माइनस, इस पे Q1 है तो इसकी इनर सरफेस पे क्या होगा? माइनस Q1। चलो इतना नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पेयर है ना। अब तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया लग गया कि चार्ज कौन सा लेना है, तो Q1 लोगे, तो लिख लो एक बार Q1। आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चार्ज लेना हो। ठीक है, Q1 आ गया डिवाइडेड बाय डेल्टा V, तो C
Q1 ये क्या आ जाएगा KQ1 1/R1 माइनस 1/R2। Q1 से Q1 गायब हो गया, C कितना आ गया 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखो इसको, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो। मेरे को ये बात बताओ, आपने तो कैपेसिटेंस सिर्फ एक कंडक्टर का भी निकाल लिया था, यहाँ पे पेयर का निकाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक ली होगी आपने, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आया ना। तो अंदर पहले जो है उसकी रेडियस R मान ली, और जो बाहर वाला रेडियस है उसकी क्या मान ली, इन्फिनिटी। तो R2 की वैल्यू जैसे तुम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे 0 हो जाएगा। R2 की वैल्यू अगर तुम पुट कर देते हो क्या इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा 4πε0 इंटू R1। आया ना, क्या बात समझ में आई नहीं है? क्या बात समझ में आई? तो एक्चुअली इसमें भी पेयर ही है, लेकिन जो दूसरा शेल है ना वो कहाँ पे मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे मान रहे हैं। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी ले रहे हैं वो यहां से लेके इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। सृष्टि मैंने ये बात कही, ये फॉर्मूला समझ में आ गया यहाँ तक? मैंने कहा मैंने तो एक सिंगल कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक जा रही है, यहां से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं R2 वाला जो शेयर उसको इन्फिनिटी पे मान लूं, तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 4πε0 इंटू R1 आ जाएगा ना आंसर। इसका मतलब है कि वो आइडियल एक अकेला कंडक्टर सिंगल कंडक्टर मान रहा था, उसमें दूसरा जो कंडक्टिंग सेल है वो इन्फिनिटी पे मानना पड़ रहा है। अब क्या बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई तो इसको लिख लो। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर के कारण कैपेसिटेंस निकालना आ गया। अब सुनो, कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस हो गया है ना। अब कैपेसिटेंस जो है सिलेंड्रिकल। अब अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस है, दो सिलेंडर्स हैं। अंदर वाले पे चार्ज Q1 है। अब तुम्हें एक चीज तो पता ही है, क्या चीज, कि इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करना है, Q1 पे डिपेंड करना है या Q2 पे, या दोनों पे? सिर्फ Q1 पे। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसके ऊपर मैं Q1 की जगह मान लेता हूं जो चार्ज डेंसिटी ना वो लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या है,
लैम्डा है, अंदर वाली रेडियस r1, बाहर वाली रेडियस r2 और इसकी जो लेंथ है वो l है। क्या बात समझ में आई? यहां से सेंट्रल एक्सिस से इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस पॉइंट अंदर पढ़ा है हमने, गॉस लॉ में खूब किया है, जीरो होगी बिल्कुल। और यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टू के लैम्डा बाय आर। हाँ है ना, पढ़ा है ना ये, एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ है ना, बाहर वाले के कारण अंदर होगी नहीं, सिर्फ इसके कारण होगी, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाया हमने, सही बात है एकदम। टू के लैम्डा बाय आर हो, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? तुम्हें पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। याद है ये फॉर्मूला? याद है ये फॉर्मूला? तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हमेशा दोनों कंडक्टर्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक क्या कर दो, अंदर वाले का पोटेंशियल V1 मान लो, बाहर वाले का V2 मान लो, तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। अंदर वाले की रेडियस R1 मान लो, बाहर वाले की रेडियस R2 मान लो, आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? तो दोनों कंडक्टर्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन कर दो ई डॉट डी आर, तो ये कितना आ जाएगा? ई कितना आ जाएगा? टू के लैम्डा बाय आर इंटू डी आर, R1 से R2 माइनस V2 माइनस V1। हमें तो वैसे भी मैग्नीट्यूड ही चाहिए, बाकी चीज से हमें मतलब ही नहीं है। हाँ या ना? तो ये बताओ, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल, तो 2k लैम्डा लॉग R2/R1 कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मेरे को मतलब नहीं है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मेरे को पता है डिफरेंस, ये मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 2k लैम्डा ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, लॉग R2/R1 आना चाहिए पॉजिटिव। क्यों? R2 बड़ा, R1 कम है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई या नहीं? है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ऐसे ही करना है, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो अब बताओ कैपेसिटेंस आ जाएगा। इस लैम्डा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज कितना हो गया? लैम्डा इंटू L1, लैम्डा इंटू L, वही फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा V। तो Q की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू L, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेंथ L है, जिसको Q1 भी बोल सकते हो आप। हाँ है ना? डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या आ गया? 2k लैम्डा log R2/R1, लैम्डा से लैम्डा गायब हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन 2 log R2/R1। कैपेसिटेंस क्या आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय
log at the base R2 by R1। क्या समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो लिख लो, ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटी है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर निकाला। ठीक है, किसी ने पूछा अगर बाहर वाले को अगर आप अर्थ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ Q1 पे डिपेंड करेगा। इसको अर्थ कर दोगे तो बाहर वाली सरफेस का ही चार्ज चेंज होगा इसके अंदर, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो इसको अर्थ करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई अब अच्छी तरह से? बात समझ में आ गई तो इसको लिख लो अच्छी तरह से। अब एक और कैपेसिटर है जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, बिल्कुल आ जाती है, स्कूल के अंदर आ जाती है डेरिवेशन। बेसिक है, एकदम सिंपल तरीका तो है। ये देखो, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये दो प्लेट्स है। ठीक है, दोनों का एरिया ए और ए ही है। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक पे Q1 चार्ज, एक पे Q2 चार्ज। मेरे को बताओ इसकी इनर सरफेस पे क्या चार्ज होगा? और तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। मेरे को ये बताओ इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? करवाया है मैंने ऐसा तुम्हें पहले। ऐसे सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नीचे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नीचे कंडक्टर के अंदर। तो इसके ऊपर मैं Q चार्ज मान लेता हूँ। ठीक है, प्लेट्स का नाम दे देता हूँ A, B, C और D। सरफेस बना दी, तो इसको मैंने Q भी चार्ज दे दिया। तो इस पे Q भी चार्ज है, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा? ऑब्वियस सी बात है, Q1 माइनस Q भी होगा। क्या बात समझ में आई है? नहीं, क्या बात समझ में आ गई? इस पे अगर ये प्लस चार्ज है तो जितना Q भी होगा उतना ही माइनस Q भी इस पे होगा। क्यों? रीजन बिंग, अगर आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही होगी, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स जीरो है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यहाँ फ्लक्स जीरो है, यहाँ फ्लक्स जीरो है। तो अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो नेट एनक्लोज चार्ज भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये क्यू भी है तो माइनस क्यू भी होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा? Q2 प्लस क्यू भी होगा। हाँ या ना? अब सुनो, अब तुम्हें पता है
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो क्यूबी के कारण प्लस क्यूबी के कारण कितनी इधर होगी, उतनी माइनस क्यूबी के कारण इधर होगी। तो इसका मतलब इसके कारण जितनी फील्ड इधर होनी चाहिए उतनी इसके कारण ये फील्ड इधर होनी चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बहुत बड़ी, हाँ या ना। एक बार इसको देख लेते हैं, इन दोनों का सम Q2 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। इन दोनों का सम Q1 के बराबर है, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, Q1 माइनस QB शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस QB। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में। तो Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स QB। क्या बात समझ में आ गई। तो QB किसके बराबर आ गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, हाँ या ना। अरे भाई तुम कह रहे हो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नीचे, तो जितना इस चार्ज के कारण फील्ड इधर होगी उतना ही इस चार्ज के कारण इधर फील्ड होगी। प्लस क्यूबी के कारण जितनी फील्ड इधर होगी उतनी इस माइनस क्यू के कारण इधर हो जाएगी। तो ये तो इन दोनों के कारण इनर सरफेस के कारण तो इस पॉइंट पे जीरो है ही, आउटर सरफेस वालों के कारण भी जीरो होनी चाहिए। तो तभी दोनों के चार्ज भी बराबर होनी चाहिए ना दोनों के। अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई ना, आनी थी तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इसके आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज QA कितना होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस QB। सॉल्व करके देखो, ये आएगा मेरे हिसाब से Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। देखो यही आता है क्या, सॉल्व करके देखो। यही आ रहा है, अरे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 आएगा इस वाली सरफेस पे जो है, Q1 माइनस QB करोगे, इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये भी यही आएगा। जो QA होगा वो ही क्या होगा, QD होगा। दोनों चार्ज बराबर ही होने चाहिए ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन से चार्ज के कारण होगी, इस चार्ज के कारण होगी, हाँ है ना। प्लस इस पे तो जितना प्लस Q चार्ज होगा उतना इस पे माइनस होगा। तो एक के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक Q के चार्ज कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे माइनस चार्ज भी डेंसिटी सिग्मा है तो उसके कारण भी क्या होगी, इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। लेकिन चार्ज लेना कौन सा है, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा क्रिएट कर रहा है, अंदर वाला चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो आप अंदर वाला चार्ज लो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ एकदम, अभी वापस दिखाऊंगा ये वाली चीज, पहले इस पे ध्यान दे। अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा तुम। देखो इसका मतलब मेरे पास दो प्लेट्स हैं,
इस पे प्लस चार्ज है सिग्मा, इस पे माइनस चार्ज है माइनस सिग्मा। और ये तो तुम पहले ही समझ चुके हो कि इनर सरफेस वाला ही चार्ज लेना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। क्योंकि पिछले में मैंने सिखाया कोई भी चार्ज दे दो, इसकी आउटर सरफेस पे और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज सेम होगा, तो इसके और इसके कारण बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी? इस चार्ज के कारण और इसके कारण, इस पॉइंट पे। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? तो बस यही बात है, एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों के बीच में जो नेट फील्ड होगी वो कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड इन दोनों के बीच में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताओ? E इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, तो डेल्टा वी किसके बराबर आएगा? सिग्मा अपॉन एच नॉट इंटू डी। यहां तक सबको समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया? चार्ज कौन सा लोगे? ये चार्ज प्लस ये चार्ज तो जीरो हो गया, कौन सा चार्ज लोगे? जो एक ही प्लेट के ऊपर हो। हाँ या ना? कोई भी ले लो, आइदर ऑफ द चार्ज। नेट चार्ज हमेशा हर कैपेसिटर पे जीरो होता है, याद रखना। नेट चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज जीरो। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस होगा। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे? देखो पहला एग्जांपल देखो, बताया नहीं था, ये Q1 है ना, तो इस पे इनर सरफेस पे माइनस Q1 होगा, तो इन दोनों की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर प्लस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो आप इनर चार्ज ले रहे हो, इन दोनों का सम जीरो आ रहा है। हाँ या ना? फिर दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया, इस पे Q1 आएगा तो इसकी इनर सरफेस पे क्या आएगा? माइनस Q2 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हो, देख लो नेट चार्ज फिर से जीरो है। अभी वो बाद की बात है कि करंट कब फ्लो करेगा, पहले सिर्फ कैपेसिटर कैसे बन रहा है वो बता रहा हूं, वो भी बताएंगे करंट फ्लो करने वाला भी। क्या बात समझ में आ गई? तो नेट चार्ज हमेशा हर कैपेसिटर पे क्या होगा? जीरो होगा। तो आप आइदर ऑफ द पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, इस पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू ई, ये आएगा। नहीं, डाइपोल को कैपेसिटेंस नहीं कह सकते हम, डाइपोल को कैपेसिटर क्या कहेंगे? डाइपोल एनर्जी स्टोर करने के काम में तो क्या, बात समझ में आई है? नहीं भाई, एनर्जी तो स्टोर करनी है ना। तो अब देखो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? सिग्मा डी अपॉन एप्स नॉट। यहां से देखोगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो सी किसके बराबर आ जाएगा? एप्स नॉट इंटू ए बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बात समझ में आई है? नहीं? क्या बात समझ में आ गई? तो चार्ज कौन सा लेना? हमेशा प्लेट्स के अंदर वाला चार्ज लेना, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करना है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना आ गया, और एप्स नॉट इंटू ए बाई डी। सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई वी होती है। तो इस एक प्लेट पे कितना चार्ज है?
इसका मैंने बताया एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, तो इस पे चार्ज क्या हो गया सिग्मा इंटू ए, इसलिए क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, और पोटेंशियल डिफरेंस तो आई गया। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया अच्छी तरह से, सृष्टि बेटा समझ में आ गया। आना ही था तो नहीं आता बेचारा, कहाँ जाता। आगे करवा दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी समझ में आ गया। इस पे सिग्मा 1 चार्ज है, इस पे सिग्मा 2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। एक मिनट, आर्यन बख्श को फिर से देख रहा था। अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा इसके, बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। बिल्कुल सही बात है विकास, एफ नॉट इंटू ए बाई डी, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, कैलकुलेट करने के लिए काम आता है लेकिन डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस। जैसे एक पानी का ग्लास है 200 ml का, उसकी कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती उसमें कितना पानी है। क्या बात समझ आई नहीं? अब देखो इसका A1 एरिया है, A2 एरिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस क्या होगा याद रखना आप। ऐसे केस में जो छोटे वाला है ना उसका एरिया ले लोगे, प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बात समझ में, A2 एरिया लोगे छोटे वाला, एफ नॉट इंटू A2 बाई डी कैपेसिटेंस। क्या बात समझ में, एक और क्वेश्चन, R1 रेडियस, R2 रेडियस, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस R। इसका कैपेसिटेंस निकालो। ये मान के चल रहा हूं एक दूसरे पे इंडक्शन इफेक्ट नहीं डाल। तो आपको देखो Q1 Q2 भी देने की जरूरत नहीं, कैपेसिटेंस निकालना है, Q1 Q2 की कहाँ जरूरत है। देखो वैसे कोई काम का है नहीं पर बता रहा हूं तुम्हें, काम का कोई नहीं। इस पे Q चार्ज मान लो, इस पे माइनस Q चार्ज मान लो, नेट चार्ज 0 हो गया, है ना। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R1, और इसके कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल हो गया, माइनस
के क्यू बाय आर, आया ना। इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे जो होगा वो इस सरफेस पे होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आया ना। ये पोटेंशियल हो गया फर्स्ट का। ऐसे सेकंड का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाय आर टू, इसका पोटेंशियल। इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस के क्यू बाय आर, आया ना। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V1 माइनस V2। के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2 माइनस 2 के क्यू बाय आर, आया ना। ये होगा इन दोनों का डिफरेंस। देखो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल आ गया, माइनस के कारण यहाँ आ गया, मतलब तुम समझ गए, इस माइनस के कारण यहाँ आ गया, इस प्लस के कारण इसका पोटेंशियल आ गया, दोनों का डिफरेंस कर दिया। कैपेसिटेंस क्या आएगा, कोई भी चार्ज ले लो, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा E, आया ना। सॉल्व कर लोगे, बेसिक तरीका समझ में आ गया। कभी पूछा नहीं जाएगा पर मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें। क्या बात समझ में आ गई। आज कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। एचसीवी से रीडिंग लगा लो इसकी, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। कैपेसिटेंस में हमें इतना ही निकालना है किसी भी चीज का, इससे ज्यादा नहीं निकालना है कैपेसिटेंस। अब अगले लेक्चर में थोड़ा इसका और एक्सटेंडेड फॉर्म करवाऊंगा कैपेसिटर का, डाइलेक्ट्रिक ऑर्डर लेंगे। फ्रिंजिंग इफेक्ट, कोई हम जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई स्ट्रेट लाइन में नहीं हुई, यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी, उसको हमें निगलेक्ट करना है, बस इतनी बात है। फ्रिंजिंग इफेक्ट लेना ही नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। ओके बच्चों, बाय बाय।